Good morning all of you. Welcome to another class of Super 100 program. आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन या विलयन। इस चैप्टर में पहले हम विलयन के बारे में समझेंगे, यानी सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट यानी उसके घटक या अवयव उसमें हो सकते हैं, और अगर हम किसी एक अवयव को विलयन में ऑब्जर्व करें यानी उसकी मात्रा को अगर हम देखते हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम सांद्रता कहेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे और उसके संबंधित कुछ नियम जैसे राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर के अंत में हम यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, किसके ऊपर निर्भर करती हैं और किस प्रकार से उनमें कोई परिवर्तन होगा अगर जो अवयव कण है वह वियोजित या संयोजित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन या विलयन। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है हमारे पास में सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको हम हिंदी में विलय कहेंगे, सॉल्वेंट जिसको विलायक कहा जाता है, और जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम विलयन कहेंगे। इस वाले चैप्टर में हम होमोजीनियस सॉल्यूशन यानी समांगी मिश्रण की बात करेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं कि जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, ये है होमोजीनियस या हम कहें समांगी। अगर किसी विलयन को बनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने थोड़े से शुगर के क्रिस्टल लिए, चीनी के कण कुछ लिए और इन चीनी के कणों को हमने पानी में घोल दिया। ये हमारे पास यहाँ पर वाटर है और हम इसको इसमें घोल देते हैं। जब हम चीनी के कणों को पानी में घोलेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम शुगर सॉल्यूशन या चीनी का विलयन कहेंगे। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो चीनी के जो कण हैं उसके अपने गुण हैं, जबकि वाटर के अपने अलग अलग गुण हो सकते हैं। किंतु जब यह एक विलयन बनेगा, जब यह एक समांगी विलयन बनेगा, तो उस केस में हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि इस विलयन में चीनी कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है। तो इस तरह के जो विलयन बनते हैं उनको हम समांगी विलयन या होमोजीनियस मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। चीनी के जो कण हैं वो इस जल के कणों में घुलने वाले हैं, तो इसलिए जो चीनी है वो विलय है और जिसमें वो घुले उसको हम कहेंगे विलायक। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अवयव कण या जो घटक कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलय कहा जाता है और जो अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलय जो होगा ये कम मात्रा में होगा, जबकि विलायक जो होता है वह अधिक मात्रा में होता है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो घटक घुल गया वो विलय है और जिसमें वो घुला वो विलायक है, और विलय प्लस विलायक दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी विलयन को बनाते हैं हम यहाँ पर सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। तो जब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तो इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बनाएंगे।
क्योंकि अगर हम ताप में कोई परिवर्तन करते हैं तो यहां पर इनकी मात्रा में भी परिवर्तन होने की संभावनाएं बनती है। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो विलयन विलय तथा विलायक का समांगी मिश्रण होता है। अब जिस विलायक में आपने सॉल्यूशन को बनाया है उसी के आधार पर हम विलयन को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास में गैस सॉल्यूशन या गैसीय विलयन। जब हम गैस सॉल्यूशन या गैसीय विलयन की बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, गैस फेज में होगा, यानी गैसीय अवस्था में उपस्थित होगा। इसी प्रकार से अगर हम सॉल्वेंट की अवस्था को लिक्विड कर दें तो हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम यहां पर इस सॉल्वेंट को ठोस कर दें यानी सॉलिड कर दें तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब हम सॉल्वेंट की अवस्था के आधार पर या सॉल्वेंट की स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहला है गैस सॉल्यूशन। तो हम यहां पर सॉल्यूट ले रहे हैं, यहां पर हमने लिया है सॉल्वेंट और ये बना मेरे पास में सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट तो हमारे पास में गैस ही है क्योंकि हम गैस सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूट को हम बदल सकते हैं, जैसे हम किसी गैस के कण को किसी दूसरे गैस के कण में घोलकर विलयन का निर्माण कर सकते हैं, या मैं किसी लिक्विड को गैस में घोल सकता हूं, या हम किसी सॉलिड को गैस में घोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम गैस सॉल्यूशन की बात करें तो गैस सॉल्यूशन 3 प्रकार के हो सकते हैं, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। एग्जाम्पल जैसे O2 और N2 का मिश्रण। तो यहां पर ये गैस इन गैस है। लिक्विड क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन नाइट्रोजन, लिक्विड इन गैस। कैम्फर जिसको कपूर कहा जाता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो ये भी एक गैस सॉल्यूशन का, गैस कौन से वाला, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो। इसी प्रकार से हम यहां पर दूसरा टाइप का सॉल्यूशन लिख सकते हैं जिसको हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहां पर जो विलायक है वह लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट तो हो गया लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। इसको हम गैस प्लस लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड कर सकते हैं और सॉलिड प्लस लिक्विड भी कर सकते हैं। गैस इन लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक यानी CO2 इन H2O। सिंपली जो हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक कार्बोनेटेड वाटर है जिसमें कौन डिसॉल्व होता है, CO2 गैस डिसॉल्व होगी। इसलिए जब हम, और वो बहुत हाई प्रेशर में होगी, हम इसको आगे पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के संदर्भ में। तो जब हम बॉटल को ओपन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को, तो वहां पर फिज या CO2 गैस बाहर निकलती है। लिक्विड इन लिक्विड इथेनॉल C2H5OH
इन वाटर। यह लिक्विड और लिक्विड का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से हमने यहां पे देखा था ग्लूकोज इन H2O। यह भी एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा जिसमें सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। इसके अलावा हम यहां पर एक थर्ड टाइप का सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो तीसरा हमारे पास हुआ यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन। इसका मतलब यहां पर सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड। और सॉल्यूट कौन होगा? वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर हम यहां पर गैस इन सॉलिड की बात करें तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, H2 इन पैलेडियम। अगर हम लिक्विड को किसी सॉलिड में घोलना चाहते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं अमलगम। देखिए अमलगम क्या है? जब हम किसी धातु को मरकरी धातु के साथ मिलाते हैं तो जो बनता है उसे अमलगम कहा जाता है। और हम जानते हैं कि मरकरी धातु रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में रहती है। तो इसका मतलब अमलगम को हम लिख सकते हैं अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो ये लिक्विड प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास में सॉलिड इन सॉलिड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एलॉयस। तो अगर हम यहां पर एलॉयस की बात करें, जैसे हम कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व कर देते हैं, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, AU। तो यह एक सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर मुझे होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने हैं तो मेरे पास 9 डिफरेंट तरीके हैं जिनसे मैं होमोजीनियस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकता हूं। अब हम समझते हैं कि अगर किसी विलयन में हम किसी सॉल्यूट यानी विलय की मात्रा को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहां पर तो नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता। तो अगर हम यहां पर सांद्रता की बात करें तो सांद्रता क्या है? इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी किसी विलय की आपेक्षिक मात्रा जो किसी विलयन में उपस्थित होगी उसे सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे मोलालिटी, मोलारिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो वो क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इस कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और दूसरा है टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी कुछ सांद्रताएं ऐसी होंगी जो ताप पर निर्भर करेंगी, जिनको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कहेंगे, और कुछ ऐसी होंगी जो ताप बढ़ाने पर या कम करने पर परिवर्तित नहीं होंगी, उनको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहेंगे। एग्जाम्पल मास फ्रैक्शन, जिसको आप भार प्रभाज
हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा है मास परसेंट या वेट परसेंट। तीसरा है मेरे पास में यहाँ पर ppm, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। चौथा है मोलालिटी, स्मॉल m, जिसको मोललता कहा जाता है। और पांचवा है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन, जिसको हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, जिसको हम सिंबल काई से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती हैं? वॉल्यूम परसेंट, नंबर 2 स्ट्रेंथ, जिसको क्षमता कहा जाता है, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। नंबर 3 W/V परसेंट, यानी भार बटे आयतन प्रतिशत। फोर्थ मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जिसको मोलरता कहा जाएगा। और नंबर 5 है मेरे पास में नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल N से लिखेंगे, जिसको हिंदी में नॉर्मलता कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को समझा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको 4 कॉन्संट्रेशन टर्म देगा और पूछ सकते हैं कि कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो अब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हमारे पास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यानी वो सांद्रताएं जो ताप से प्रभावित नहीं होंगी। सबसे पहला है हमारे पास में मास फ्रैक्शन। देखिए मास फ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों की क्लास में लेट्स से 20 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 10 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज। तो अगर हमसे कहा जाए कि गर्ल्स की परसेंटेज निकालो तो कितनी आएगी? नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसी प्रकार से नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर हम प्रतिशत या परसेंट की बात करते हैं, इसका मतलब जो टोटल है वो कितना है, वो 100। यहां पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, तो अगर हमें कहीं पे परसेंट लिखा है, इसका मतलब टोटल कितना है? 100, यानी हम 100 में किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। यही अगर हम फ्रैक्शन या प्रभाज की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में? 1। तो जो मास फ्रैक्शन है इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलय का भार बटे विलयन का भार। विलयन ही टोटल है जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है। अब इसी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है मास परसेंट। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का भार अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का भार इनटू 100। अब अगर कभी विलय बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित हो, यानी बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, या हम कह सकते हैं कि वहां पर सॉल्वेंट की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, तो अगर हम इस केस में
इस तरह के केसेस में अगर विलय की आपेक्षिक मात्रा निकालेंगे विलयन में तो वो बहुत कम होगी। तो अगर कहीं पे विलय अल्प मात्रा में उपस्थित होगा तो उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज की जाती है वो है पीपीएम। पीपीएम का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन। यानी अब टोटल कितना है मेरे पास में, मिलियन है, और मिलियन का मतलब हुआ 10 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरीके से हम यहां पर मास फ्रैक्शन, मास परसेंट और पीपीएम को समझ सकते हैं। चौथा है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको हम सिंबल काई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलय और विलायक दोनों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यहां पर प्रभाज है यानी अंश की बात की जा रही है, इसका मतलब अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें यहां पर मोलों की संख्या पहले निकालनी होगी। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा n ऑफ सॉल्यूट अपॉन n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे सॉल्यूशन के मोल पता होने चाहिए। सॉल्यूशन का मोल का मतलब क्या है कि मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल पता होने चाहिए। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा n ऑफ सॉल्वेंट अपॉन n ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि फ्रैक्शन है इसलिए दो फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कई सारे तरीके हैं मोल फ्रैक्शन को लिखने। अब इन पर आधारित पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम मोलालिटी को समझेंगे। देखिए यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें फॉर्मूला तो याद रखना है लेकिन फॉर्मूले में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान रखना है। मतलब क्या हुआ, सपोज मुझे कहा गया कि मेरे पास 25 मास परसेंट एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। हमारे पास में 25 मास परसेंट एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, यूरिया का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 25 ग्राम यूरिया किसमें उपस्थित है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। डोंट राइट वाटर, हाँ, ऐसा नहीं लिखेंगे आप कि 25 ग्राम यूरिया 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। नहीं, वाटर तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, यूरिया सॉल्यूट है। और टोटल क्या है, 100। और टोटल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन। इसका मतलब 25 मास परसेंट, एक्वस का मतलब हुआ जलीय विलयन।
तो अगर हमारे पास में 25 भार प्रतिशत यूरिया का जलीय विलयन है, इसका मतलब 25 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होगा। तो यहां पर अगर हम वाटर का मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 ग्राम। तो ये चीज हमें समझनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी तरीके के लैंग्वेज को यूज करेगा, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जैसे जैसे वो आएंगे वैसे हम उनको समझते रहेंगे। तो हमारे पास में हुआ 25 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इसी क्वेश्चन से हम मास फ्रैक्शन, मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करें, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि 25 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है, जहां पर सॉल्यूट का जो भार है वो 25 ग्राम है, सॉल्वेंट का जो भार है वो 75 ग्राम है, और सॉल्यूशन का जो भार है वो 100 ग्राम होगा। तो यहां पर अगर मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है तो हम सिंपली लिखेंगे 25 अपॉन 100। तो इसलिए हम यहां पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.25। इसी प्रकार से अगर हमें पीपीएम निकालना है तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर 4 पीपीएम। तो पीपीएम हम कहां पर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जहां पर सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में होगा। ट्रेस अमाउंट का मतलब है अल्प मात्रा में उपस्थित होगा, बहुत कम मात्रा में जहां पर सॉल्यूट उपस्थित होता है उसमें हम पीपीएम को यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अगर कभी हम वाटर में हार्डनेस को देख रहे हैं, हार्डनेस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सटेंट को देख रहे हैं, तो वो हमेशा पीपीएम में लिखा जाता है। या अगर हम बीओडी सीओडी की बात करें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास है, ठीक है, या अगर हम ब्लड में कुछ बैक्टीरिया या कुछ छोटे छोटे सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी किस में आएगा, पीपीएम में ही आता है। अब अगर हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, यूरिया का और वाटर, तो अगर हम सॉल्यूट के लिए देखें तो सॉल्यूट कौन है मेरे पास यहां पर, यूरिया, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो हमें चाहिए मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल होता है गिवन मास जो कितना है 25 अपॉन मोलर मास जो कितना हो गया 60। यहां पर मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, गिवन मास 75, मोलर मास कितना आया 80। तो ये हमें यहां पर यूरिया और H2O के मोल्स मिल गए। अब अगर मुझे यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यूरिया का, दैट विल बी 25/60 अपॉन 25/60 प्लस 75/। इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, या मैं इसको 1 में से माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये हुआ यहां पर मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन तथा पीपीएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आप ध्यान रखिएगा, दो चीजें हमें यहां पर समझनी है। पहली कि पीपीएम तब यूज होता है जब सॉल्यूट अल्प मात्रा में होगा, और पीपीएम, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वो सांद्रता वाली टर्म है जो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। और क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इनके फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में मोलैलिटी, मोललता। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं।
देखिए, मोललता की अगर हम बात करें तो मोललता भी एक ताप पर निर्धारित ना होने वाली सांद्रता प्रॉपर्टी है या गुण है। तो मोलालिटी क्या हो गई? ये हो गई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरा, अगर हम कभी भी मोलालिटी की बात करेंगे तो मोलालिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन यूज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोललता को हम बोल सकते हैं विलय के मोल जो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित होते हैं, उसे मोललता कहा जाता है। तो अगर हम मोलालिटी का फॉर्मूला लिखें तो मोलालिटी हो जाएगा हमारे पास N ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में होगा, केजी में। अब N ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं यहां पर W ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का भार, विलय का अणुभार, और अगर हम इसको ग्राम में कर दें 1000 अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में होगा, यहाँ पर ग्राम में होगा। तो ये हमारे पास में मोललता का फॉर्मूला आएगा। अब अगर हम यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में मोल पर केजी। हमें कहा गया 49, हमारे पास में 10 W/W% जलीय विलयन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें 10 W/W% जलीय विलयन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास आता है, ये आता है 100 ग्राम पर मोल। PaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 100। हमें यहाँ पे बताना है नंबर 1 मास फ्रैक्शन, नंबर 2 मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे इसको। 10 W/W%, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर हम हो जाएं, 10 W/W% का मतलब हुआ कि मुझे भार बटे भार प्रतिशत दिया हुआ। प्रतिशत मतलब टोटल कितना होगा, 100, और वो टोटल क्या है, वो है बिलियन। सो 10 W/W% का मतलब हुआ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो यहां से अगर हम विलायक का भार निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 ग्राम। तो वाटर कितना हुआ, 90 ग्राम। अब पहला है मेरे पास में मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10/100 यानी 0.1। ठीक है, इसमें हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट। हमें यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी ज्ञात करना है। अब दूसरा है हमारे पास में मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट जो कितना है 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कितना है 100 इंटू 1000 अपॉन 90, क्योंकि वाटर का मास कितना आया मेरे पास में 90 आया। ये हमारे पास आ जाएगा 10/9 मोल प्रति किलोग्राम। तीसरा है मेरे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा N ऑफ H2O अपॉन N ऑफ H2O प्लस N ऑफ CaCO3। तो यहाँ पर वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे? गिवन मास कितना है 90, मोलिकुलर मास होता है 18 यानी 5, और N ऑफ CaCO3 कितना हुआ 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर 5.1। ये जो 5.1 है ये यहाँ पर सॉल्यूशन के मोल्स मुझे मिले। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा 5 अपॉन 5.1 दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वाटर के मोल फ्रैक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मोलल aqueous solution of CH3OH. Determine mole fraction of solid. 3 मोलल मिथेनॉल के जलीय विलयन में विलय के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए यहां पर मुझे 3 मोलल दिया हुआ है। तो अगर ये 3 मोलल है तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? मोललता दी हुई है। और मोललता को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोललता हुआ विलय के मोल जो प्रति किलोग्राम विलयन के भार में उपस्थित है। ध्यान रखिएगा यहां पर हमें विलयन लेना है, सॉरी विलायक लेना है, विलयन की हम बात नहीं करेंगे। तो 3 मोल का मतलब हुआ 3 मोल्स ऑफ CH3OH इन 1 kg, जिसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, ऑफ वाटर। तो मोललता हुआ विलय के मोलों की संख्या जो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है। तो ये हुआ 3 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1 kg ऑफ वाटर। तो मुझे यहां से मिथेनॉल के मोल तो पता चल गए जो कितने हैं 3। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे वाटर के मोल की भी आवश्यकता होगी। तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? देखिए हमें वाटर का मास पता चल गया जो कितना है 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55.5। इस वैल्यू को थोड़ा आप ध्यान रखें 55.5 को, ये कई जगह आगे यूज होने वाले। तो हमें मिथेनॉल के मोल्स मिल गए 3, वाटर के मोल्स मिल गए 55.5, यानी टोटल मोल्स मेरे पास कितने हो गए 58.5। ये हो गया मेरे पास में टोटल। और टोटल का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की या विलयन की।
तो हमें टोटल पता चल गए, इंडिविजुअल हमें पता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछा है, सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब मिथेनॉल, तो ये हो जाएगा 3/58.5। यहां से हम इस प्रकार से वाटर का, अगर हमें वाटर पूछा है तो हम उसके लिए भी निकाल सकते हैं 55.5/58.5। यहाँ हमें सॉल्यूट के लिए पूछा हुआ था, इसलिए हम सॉल्यूट के मोल अपॉन कुल मोल से मोल फ्रैक्शन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी अगर हम ताप में कोई परिवर्तन करें तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में भी परिवर्तन हो सकता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में। टेम्परेचर डिपेंडेंट में पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम परसेंट, यानी आयतन प्रतिशत। देखिए हम क्योंकि यहाँ पर विलय को ज्ञात कर रहे हैं, तो जो भी हम निकालेंगे वो विलय के रिस्पेक्ट में ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिटरमाइन किया जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट हुआ मेरे पास में यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, विलय का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, और क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा है स्ट्रेंथ, यानी क्षमता, इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे या निरूपित करेंगे। तो स्ट्रेंथ हो जाएगा यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ध्यान रखिएगा यहां पर यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कभी भी आप स्ट्रेंथ निकालेंगे या क्षमता निकालते हैं या सामर्थ्य भी इसको कहा जाता है, अगर आप इसको निकालते हैं तो ये हमेशा ग्राम पर लीटर में ही होती है। तो इसकी यूनिट हो गई यानी इकाई, ये मेरे पास होगा ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम लीटर इनवर्स, या वैसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर। ध्यान रखिएगा क्षमता को हमेशा हम ग्राम पर लीटर में ही निरूपित करते हैं। तीसरा है हमारे पास में W/V%। अब W/V% का मतलब क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका होगा, विलय का, और वॉल्यूम किसकी होगी, विलयन की। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास आएगा यहां पर W/V%। तो पहले इन पर आधारित न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में समझेंगे। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत बार ऐसे होगा कि वो आपको आयतन देगा और कहेगा कि भार निकालो या द्रव्यमान निकालो, तो उस केस में हमें डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करना है। हमें पता है डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है यह होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। तो हमें
इस फॉर्मूले को भी यूज करना है। ठीक है, समझ। हमें कहा गया हमारे पास में 6W/V% एक्वा सॉल्यूशन है यूरिया का। वी आर हैविंग 6W/V% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में 6W/V% यूरिया का जलीय विलयन उपस्थित है। अब हमें कहा गया यहां पर, अच्छा हमें यहां पे एक और चीज दी हुई बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का जो घनत्व है वह 2 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर सीसी। अब सीसी का मतलब क्या हुआ? सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखिएगा 1 सीसी जो होता है यह 1 ml के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो अगर हम यहां पर, हमें कहा गया नंबर 1 स्ट्रेंथ निकालनी है, नंबर 2 मास परसेंट निकालना है, नंबर 3 हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट, जो कौन है यहां पर? यूरिया है। तो ये 3 चीजें हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य, मास परसेंट भार प्रतिशत, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल अंश या मोल प्रभाव। अब 6W/V% का मतलब क्या हुआ, पहले हम यहीं से समझ लेते हैं। 6W/V% का मतलब हुआ 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फॉर्मूला यही बोलता है, W/V% का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? यूरिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? क्योंकि वो परसेंट में दिया हुआ है इसलिए कितना हो जाएगा? 100। अब अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कितना है बेटा यहाँ पे? 6 ग्राम। और हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। हमें वॉल्यूम कितनी दी हुई है? 100 ml। तो अगर हमें इसे लीटर में परिवर्तित करना है तो हम क्या करें? इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0.1 लीटर। तो ये होगा 6/0.1 यानी 60 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इसकी स्ट्रेंथ, या आप कह सकते हैं सामर्थ्य। ठीक है, तो हमें यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले नहीं रटने हैं। कॉन्सेप्चुअल अगर हम सही हैं तो हम यहां पर फॉर्मूले के बारे में सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये मेरे पास निकल गई यहाँ पे स्ट्रेंथ। अब मुझे यहां पर निकालना है मास परसेंट। तो सेकंड है हमारे पास मास परसेंट। देखिए मास परसेंट का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, जो कितना है? 6 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मुझे यहां पर सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे सॉल्यूशन का आयतन जो 100 ml है और सॉल्यूशन का घनत्व जो 2 ग्राम पर सीसी है, ये दोनों पता है। तो डेंसिटी क्या हुआ? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 2, वॉल्यूम कितना है? 100,
तो मास कितना आ जाएगा 200 ग्राम। ये किसका मास आया? ये आया सॉल्यूशन का, यानी ये विलयन का भार हमें घनत्व के फॉर्मूले से ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 6/2 यानी कि 3%। तो मास परसेंट यहां पे होगा 3%। तीसरा है हमारे पास में, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहां पर पहले यूरिया के मोल निकाल लेंगे, 6/60 0.1, और वाटर के भी मोल निकाल लें, NaOH2O। अब वाटर का भार कितना होगा? अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन का मास कितना है 200, ठीक है, इसको 100 नहीं रखना है क्योंकि 100 क्या है? इसका आयतन है। इसका घनत्व कितना है? 2 ग्राम पर सीसी या 2 ग्राम पर ml, इसलिए विलयन का जो भार मुझे मिला वो कितना मिला? 200 ग्राम मिला। तो NaOH2O यानी जब हम वाटर के मोल्स निकालेंगे तो हमें यहां पर किसका भार चाहिए? वाटर का, जो कितना हो जाएगा 200, यानी जो सॉल्यूशन का भार है -6 जो सॉल्यूट का भार है अपॉन इसका मोलर मास जो कितना है 18। तो ये मेरे पास हो जाएगा 194/18। ठीक है, तो मुझे यहां पर वाटर के मोल्स मिल गए जो किसके बराबर है? 194/18 के। यूरिया के मोल्स कितने हैं? 0.1। अब मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है मुझे? सॉल्यूट का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.1/0.1 प्लस 194/18। ये हमारे पास में यहां पर मोल फ्रैक्शन आ जाए। अगर समझ में आया तो हाथ उठाइए अपने। वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल इस पे आते हैं बेटा, है ना, उतना ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, बट सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना यहां पर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने पढ़ लिया है स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मोलैरिटी या मोलरता। तो द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी या मोलरता। कैपिटल M से निरूपित करते हैं। अगर हमें मोलरता की बात की जाए तो मोलरता क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे मोलरता को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। विलय के मोल जो प्रति लीटर आयतन विलयन में उपस्थित होते हैं उसे मोलरता कहा जाता है। तो अगर हम यहां पर मोलैरिटी को लिख रहे हैं M, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए? लीटर। यानी मोलरता हुआ विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन जो किस में होगा? लीटर में। तो इसको ये हम लिख सकते हैं विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और ये किस में होना चाहिए?
ये होना चाहिए हमारे पास में लीटर। तो इस प्रकार से अगर हम मोलारिटी की यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, यानी मोलरता की इकाई है। अब ये जो मोल है इसको हम लिख सकते हैं क्या, भार बटे अणुभार, यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक और चीज समझिए, मोलारिटी को मैंने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 इन लीटर। ध्यान दीजिए भाई, मोल क्या किसके बराबर हुआ, भार बटे अणुभार के। तो ये हुआ W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का अणुभार गुणा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम इस वाली टर्म को देख रहे हैं बेटा, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हमने अभी क्या पढ़ा था, ये था हमारे पास में स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। तो हम यहां पर मोलारिटी की जगह किसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, m लिख देते हैं, m ऑफ। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है यानी सामर्थ्य है वो किसके बराबर होता है, वो होता है विलयन की मोलारिटी गुणा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के, यानी विलय के अणुभार गुणा मोलरता के बराबर भी सामर्थ्य को लिखा जा सकता है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये आ रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमसे कभी मोलों की संख्या पूछी जाए तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी भार बटे अणुभार क्या है, मोल की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब इस फॉर्मूले से अगर मुझे मोल निकालना है तो हम लिख सकते हैं मोल बराबर हुआ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें होनी चाहिए, लीटर। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिले मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो हम मोलारिटी को यूज करके भी मोल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस मोलारिटी के लिए कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हमें कहा गया डेसीमोलर, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो जो डेसी है इसका मतलब क्या होता है, 10 टू दी पावर -1, या इसको मैं 1/10 में लिख सकता हूं। तो डेसीमोलर विलयन का मतलब हो गया m/10, 1/10m। इसी तरीके से अगर हमें सेंटीमोलर कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा, m/100, और अगर मिलीमोलर कहा जाएगा तो ये हो जाएगा m/1000। इसी प्रकार से अगर हमें पेंटामोलर कहा जाए, पेंटा मतलब कितना हुआ, 5, तो ये हो जाएगा 5m सॉल्यूशन। अगर हमें कभी सेमी मोलर बोला जाए तो सेमी मोलर होता है आधा, यानी m/2 सॉल्यूशन। अगर हमें सिर्फ मोलर कहा गया इसका मतलब हम 1m सॉल्यूशन की बात यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से अगर कभी पेंटीमोलर कहा जाता है तो पेंटीमोलर का मतलब हुआ m/5। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें यूज करनी है और जो हमारे काम आने वाली है। तो डेसीमोलर 10 टू द पावर -1, सेंटीमोलर 10 टू द पावर -2, मिलीमोलर 10 टू द पावर -3, पेंटामोलर 5, मोलर 1, सेमीमोलर m/2 और पेंटीमोलर m/5।
उनको नोट डाउन करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल मोलारिटी के बारे में फिर से और कुछ चीजें समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।